ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब आईआरजीसी की तरफ से लगातार, चूंकि आपसे भी बात हो रही है, हवा में इतना मजबूत नहीं है, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर ईरान मजबूत है, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम फिर से अगर एक्टिवेट हुआ तो इन मिसाइल्स को वो कितना हद तक रोकेगा, ये तो हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अगर नेवी की एक्सरसाइज की वीडियो जारी करते, अगर वो समंदर में एक्टिव होने की अगर दावे कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर या बाकी और चीजों को लेकर एक्टिवेट होने की बात कर रहा है, तो क्या ईरान इस तरफ बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखाएगा? देखिए, ईरान में क्या जो आज की डेट में स्टेट है वो उसको अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ है बैलिस्टिक्स मिसाइल, और जो नेवी जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स और रेड सी में थ्रू हुतीज जो उसका डोमिनेंस है उस पर वो कंट्रोल करेगा। और साथ में जो अमेरिका के बेसिस हैं वो भी देखिए, तमाम बेसिस पे भी वो स्ट्राइक कर सकता है। और नेक्स्ट उसका स्ट्रेंथ आता है अमेरिका के एलाइज, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसमें कतर है, ओमान है, यूएई है, इन ये भी वनरेबल है। और वहां भी आज की डेट में हालात यह है कि एक तरीका का पैनिक सेट इन हो रखा है, और वहां की जो सिविल पॉपुलेशन है वो भी शेल्टर में जा रही है, वो भी एक ऐसी जगह पे जा रही कि जिसकी दूरी मिलिट्री बेसिस से दूर हो, जिसमें कि ऐसे अगर वो मिलिट्री बेसिस के नजदीक होंगे तो शायद वो भी स्ट्राइक में आ सकते हैं। तो एक वहां भी इस तरीके का एक्शन चल रहा है। देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को 90 के दशक में भेज दिया है, और जब वो 90 के दशक में चला गया तो वो तमाम अपने उन सारे न्यूसेंस पावर का इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो इजराइल को चोट पहुंचा सके। और मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि ईरान को अगर स्ट्राइक करना है तो उसको इजराइल पे लगातार हमले बोलने पड़ेंगे, अमेरिका के बेसिस की तरफ ध्यान देके अपने वो रिसोर्सेस को फिटर अवे ना करे, और साथ में स्टेट ऑफ हार्मोन्स को एज इट इज छोड़ दे, क्योंकि उसके बड़े इंटरनेशनल रिपोर्कशंस हैं। आपका जो मकसद जो इस पूरे मिडिल ईस्ट की लड़ाई में इजराइल और ईरान है, आप उसको टारगेट करके ये छोटी बड़ी चीजें तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएंगी। और कहने का मतलब ये कि इजराइल के जो न्यूक्लियर साइट है इम्प्रेग्नेबल नहीं है। ईरान इसराइल एक मिथ क्रिएट करता है। कुछ दिनों पहले तक उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, लेकिन आज वो प्रेग्नेबल है। आज की डेट में आपके बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल डीप पेनिट्रेट करके तमाम डैमेज वहां क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो आपका न्यूक्लियर साइट है आपने उसका डिफेंस पुख्ता किया होगा, थार्ड भी लगा रखा होगा, तमाम मल्टी लेयर्ड आपने उसकी सुरक्षा की होगी, लेकिन लोहा लोहे को काटता, आपको ये मानना पड़ेगा। और ये युद्ध चल रहा है, इस समय डिप्लोमेटिक टॉक का इशू नहीं है, क्योंकि ईरान के देखिए अस्मिता पे चोट पहुंची है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, आपके न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए गए, 500 लोगों की जानें चली गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब ईरान किस मुंह से आएगा? तो देखिए, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं उसमें इसी पे चर्चा होगी, कैसे युद्ध को लड़ा जाए, कैसे क्या मदद रूस से मिल सकता है, क्या इसको लो लेवल पे लेके चला जाए या इसको कंटिन्यू किया जाए जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन को पिछले 2 ढाई 3 साल से युद्ध में इन्वॉल्व करके रखा हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको पीटर आउट किया जाए। तो तमाम इश्यूज पे बात होगी। और जहां तक इंटरनेशनल संस्थाओं का सवाल है, मैं नहीं मानता हूं आज की डेट में चाहे यूएनएससी से कुछ भी पास हो जाए उसका असर दो वारिंग फैक्शन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी उसको नहीं मानता है, इजराइल भी नहीं मानता, तो ईरान क्यों मानेगा उस चीज को? तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं बता दूं, ईरान एक देखिए शक्तिशाली देश है, उसने तमाम तरीके की वॉर गेमिंग की होगी, उसने ये देखा होगा कि हमको क्या कितने लेवल पे हम जाके क्या चीज अचीव कर सकते हैं। देखिए, नॉन स्टेट एक्टर से वो लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब तो ये 1 to 1 डायरेक्ट युद्ध है। तो इसको इस स्टेट में अगर ईरान छोड़ देता तो मिडिल ईस्ट की पूरी लीडरशिप उसके हाथ से निकल जाएगी, और तमाम नुकसान जो उसने सहा है उसको एक तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी। और जो लीडरशिप चेंज का सवाल है, जब युद्ध चलता है तो कोई भी देश अपने देश की लीडरशिप नहीं चेंज करेगा, उनकी देशभक्ति, उनका जो जन समूह है वो एक होता है। जिस तरीके के देखिए लोग ईरान में, तेहरान में उनके साथ खड़े हैं, इवन बगदाद में कुछ दिन पहले देखिए तमाम लोग स्ट्रीट पे आए थे, पूरा पूरा एंटी अमेरिका एक सेंटिमेंट बना हुआ। लेकिन मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? मिडिल ईस्ट में लोग अपने कंफर्ट जोन में है। सऊदी अरेबिया, तमाम ऐसे कंट्री जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तमाम ऐसे कंट्री शामिल हैं, वो इससे निकलना नहीं चाहते, लेकिन उनका मुस्लिम ब्रदरहुड उनको बार बार बोलता है, वो स्टेटमेंट देता है। आज अगर ईरान युद्ध जीत रहा होता तो तमाम लोग इसके पीछे लामबंद होते। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका का सपोर्ट बड़ा अनस्टिंटेड है, ये इजराइल के एडवांटेज में जाता है। अगर इसी तरीका का सपोर्ट ईरान को चाइना और रशिया से मिलता तो ये युद्ध कहां पहुंच जाता, क्या रिजल्ट होते? लिहाजा ये बड़ा डायनेमिक फील्ड है, और मेरा मानना है कि ईरान इस युद्ध को प्रलॉन्ग करेगा और धीरे धीरे वो सारे एक्शन करेगा। बता देते हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु, फिर उसके बाद कर्नल सोडी से सवाल होगा। लगातार ईरानी